लोग को वॉइस मिल रहा है। तो आपको परमादेश के बारे में बता रहा था या मैंडमस के बारे में। इसमें क्या होता है, जब कोई पदाधिकारी या निगम अपने दायित्व को ना निभाए तब जारी की जाती है। जैसे आपको अभी एग्जांपल दिया हूँ, जैसे अतिक्रमण वाला। जैसे सबसे ज्वलंत उदाहरण धार्मिक में देखिए, राम मंदिर वाला। क्या अगर राम मंदिर वाला जो मैटर है, अगर कोई सरकार इसको डिसीजन देता तो कई अधिकारी इसको करने से डरते, सरकार कभी दे भी नहीं सकती। ध्यान देगा, राम मंदिर वाला ऐसे जो सेंसिटिव मैटर होता है, इसमें कोई सरकार क्या डिसीजन दे नहीं सकती। ऐसे जो ऑर्डर होते हैं या 3 तलाक वाले जो अधिकार है, अगर सरकार देने जाएंगे तो क्या विवाद ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए ऐसी चीजों को क्या न्यायालय के माध्यम से दिलवाया जाता है, या न्यायालय से परमादेश के माध्यम से इसको किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्या होता है, परमादेश कहते हैं या मैंडेमस कहा जाता है, बहुत जरूरी है। जो सरकारी या अधिकारी या जो पदाधिकारी होते हैं, जो अपने दायित्व का अगर सही से ना निभाए, निर्वहन करे, तो इसके उनके विरुद्ध क्या होता है, जारी किया जाता है कि उनको करना है। अगर मान लिया कि सरकार ने या इनको न्यायालय ने अगर इस डीएम को बोला कि ये लाइन मुझे खाली चाहिए, इसमें जितने भी अतिक्रमण है उस सड़क के दोनों साइड को हटा दीजिएगा, तो डीएम अब क्या है, किसी सरकार मंत्री की बात मानेंगे। तो ये क्या था, बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का अतिक्रमण हल्द्वानी वगैरह में बहुत सारे हुए हैं। अब दूसरा है प्रतिशत या प्रोविजन। तीसरा, इसका मतलब मना करना। प्रतिषेध या प्रोविजन, प्रोविजन मतलब मना करना, क्या करना, मना करना। किसी काम को करने से उसको रोकना, मना करना या रोकना। देखिए क्या होता है, इसमें समझिएगा। जब कोई उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय के नीचे बहुत सारे अधीनस्थ न्यायालय होता है, इसको सब ऑर्डिनेट जुडिशरी कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है या जुडिशरी कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं सेशन कोर्ट हो गया, या सत्र न्यायालय हो गया, या क्रिमिनल न्यायालय हो गया। इस तरह से जो न्यायालय होते हैं, या जिला डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहते हैं। देखिएगा, एक बात समझिएगा, हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, इनके पास क्या होता है, संविधान का व्याख्या करने का अधिकार होता है। यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं। अब बोले कि संविधान का व्याख्या करने का मतलब क्या है, लेकिन व्याख्या करने का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, संविधान में बहुत सारी चीज स्पष्ट नहीं लिखा होता है। उसका क्या था, भाव को क्या होता है, जनता तक स्पष्ट रूप से भेजना होता है। क्योंकि जब देखिए ये लॉ बनाया गया है, तो लॉ में तो हर चीज क्या होता है, लाइन बाय लाइन लिखना बहुत संभव नहीं है। उसके क्या होता है, आशा या उसके जो इम्प्लीमेंट जो हो सकता है, उसको क्या है, उसको भाव को लिया जाता है, इंटेंशन जिसे कहते हैं उसको लिया जाता है। तो संविधान का जो इंटेंशन है या जो एक्सप्लेनेशन है, वो सब ऑर्डिनेट या अधीनस्थ न्यायालय उसको नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं हल्द्वानी में क्या है, सेशन कोर्ट है। आप लोग देखे होंगे जिसे जज कोर्ट कहते हैं। वहां पे अगर कोई मैटर ऐसे आ गया जिसमें क्या है, संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता है, ठीक। अब देखिए आ गए। अब क्या है, जो सेशन कोर्ट क्या है, संविधान का व्याख्या नहीं कर सकता। तब क्या होगा, ये जो जैसे ये केस आएगा, तो क्या होगा, जो हमारे हाई कोर्ट है नैनीताल का, वो सेशन कोर्ट से क्या होता है, वो मामला क्या अपने पास बुला लेगा, या जो भी सम्मान होगा या जो भी रिट्स होगा वो अपने पास मंगवाएगा।
और उसमें जो संवैधानिक पेचीदगी है या संवैधानिक जो व्याख्या करना है, वो व्याख्या करके उस न्यायालय को भेज भी सकता है, या उससे जो केस किया गया था या जो मामला है उसका डिसीजन भी दे सकता है। दो कर सकता है, एक तो उसमें डिसीजन भी दे सकता है, या केवल संविधान का जो व्याख्या है उस व्याख्या को करेगा, और किस क्या हुआ सेशन कोर्ट को फिर वो क्या है जो केस है वो वापस कर सकता है। कि दो तरह से कर सकते हैं, क्योंकि सेशन कोर्ट के काम या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास या सब ऑर्डिनेट कोर्ट के पास क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पावर नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट और क्या है जो हाई कोर्ट होता है, इसके इनके पास क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान का जो संरक्षक या जिसको क्या है प्रोटेक्ट करता है, वो है हमारा क्या है सुप्रीम कोर्ट होता है। इसलिए आप लोग देखें, सरकार कोई भी नियम या कोई भी कानून बनाता है तो उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है कि वो कानून सम्मत है कि नहीं है, वो बताने का काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान दीजिएगा, या स्टेट गवर्नमेंट कोई अगर कानून बनाती है तो उस कानून सही बना या नहीं बना उसका काम क्या है, हाई कोर्ट उसका क्या होता है एक्सप्लेनेशन कर सकता है। अगर कोई रीट या कोई अगर केस करता है तब, अगर नहीं करता उसके विरोध में तब नहीं करेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो सरकार ने जो किसान के विरुद्ध या किसान के उसमें जो कानून बनाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था कि कानून क्या होता है, संविधान सम्मत है नहीं। तो बाद में क्या था, उसको व्याख्या करने के लिए संविधान में क्या है 3 लोगों का एक कमेटी बना दिया गया था। तो ये ऐसे कर सकते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट इसको कर सकते हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा कि सरकार जो बनाते हैं कानून, संसद कानून बना सकते, लेकिन उसका जो संरक्षण या जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट करेंगे संसद का। और विधानसभा जो कानून बनाएगा उसका पहले कौन करेगा, उसका पहले हाई कोर्ट करेंगे। ध्यान दिएगा, तो इसका काम क्या होता है, अगर कोई संविधान से संबंधित केस को अपने पास बुलाकर उसका व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। कौन, हाई कोर्ट। किसका किससे बुलाता है, ये अधीनस्थ न्यायालय से बुलाता है। और अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं, जो सेशन कोर्ट होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है इसको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, या सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। हर जगह अधीनस्थ न्यायालय से, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के पास क्या होता है, संविधान की व्याख्या करने का पावर उनके पास नहीं होता है। ठीक है, संविधान का व्याख्या करने का पावर इनके पास नहीं होता है। तो ये हो गया आपके तीसरा। चौथा है उत्प्रेषण। देखिए, उत्प्रेषण का मतलब होता है इसमें न्यायालय, चाहे सर्वोच्च हो या कोई भी न्यायालय हो, तो जो उच्च न्यायालय होता है या सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय से या किसी भी न्यायालय से केस को अपने पास वापस बुला सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन होना चाहिए। इसमें देखिए कैसे होता है, एक केस आप लोग को बताता हूँ, तब आप लोग उसको बढ़िया से समझेंगे। आप लोगों ने एक केस सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक बहुत दबंग विधायक थे। उन्होंने क्या है, एक लड़की के परिवार को क्या है उसके साथ रेप वगैरह किया था, और उसके परिवार को मार दिया था, और उसके परिवार को धमकाया था। आप लोग सुने होगा, उन्नाव वाला घटना हुआ था। और विधायक क्या है, बहुत ही बाहुबली किस्म के रहे। अब देखिए, ये सबसे पहले दायर कहाँ होगा, सेशन कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर होगा। अब ये डिस्ट्रिक्ट केस क्या होता है, उसी जिले में होते हैं।
अब उसी जिले में अगर वो दबंग आदमी रहेगा तो अपने प्रभाव से क्या होता है, उस केस में क्या बहुत सारे फेरबदल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मंत्री है, या मान लेते हैं कोई बड़े अधिकारी है या दबंग टाइप के हैं, और वो जिस जगह पे रहते हैं वहां पे उनके बहुत सारे कार्यकर्ता है या लोग है, और जो पीड़ित परिवार है वो बहुत कमजोर है, तो किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हर जगह होता है, इसमें केवल एक जगह की बात नहीं करो। शोषण तो हर गरीबों का हर जगह होता है, लेकिन दो व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता है। एक जो बदमाश होता है उसका शोषण नहीं किया था, और एक जो बहुत ज्यादा विद्वान होता है उसको शोषण नहीं किया था। बाकी सभी का शोषण होता है दुनिया में, क्योंकि बदमाश कभी भी पलट सकते हैं और विद्वान कभी भी क्या बात कर सकते हैं, उनके पास बहुत ताकत होता है अपने नॉलेज का। तो दो व्यक्ति से क्या है, कभी उलझना नहीं चाहिए, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। एक तो क्या है, जितने बदमाश टाइप के लोग होते हैं वो, उनका कुछ धर्म वर्म नहीं होता, वो कभी उलझ सकते हैं। और जो विद्वान होते हैं वो भी कभी कभी क्या होता है, बहुत खतरनाक हो जाते हैं जब अपने पे आ जाते हैं। अब कोई साइंटिस्ट है, अगर वो बिगड़ गया तो ऐसे ऐसे बम बना देंगे, उड़ा देंगे सबको। अब चाणक्य का इससे बढ़िया उदाहरण कैसे देखेंगे, देखिए चाणक्य को अपमान किया था और वो नंद बम से ही खत्म कर दिया था। तो बाकी सबका अपमान हो सकता है दुनिया में, किया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए उत्प्रेषण क्या होता है, ये होता है कि अगर इस तरह कोई केस है तो क्या होता है, उस पीड़ित परिवार पर या उस न्यायालय पर क्या दबाव डाला जाता है, गलत तरह से क्या होता है, गवाही पेश किया जाता है। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब देखते हैं कि क्या होता है, जो पीड़ित परिवार है उस पर क्या होता है, इस तरह से होते हैं, तो देखिए बहुत से न्यूज पेपर में आ जाता है, तो इसको सो मोटो कहा जाता है, यानी स्वतः संज्ञान कहा जाता है इसे। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हैं, और स्वतः संज्ञान लेने के बाद क्या होता है, जो अधीनस्थ न्यायालय में जो केस चल रहा था उस केस को क्या वहां से अपने पास ले आते, बुला लेते केस को, मतलब केस को क्या था अपने पास ले आते हैं। जिससे क्या होता है कि उस केस में क्या है, उस व्यक्ति का जो दबंगई चल रहा था उसका प्रभाव ना पड़े। अब मान लो कोई उधम सिंह नगर में कोई बाहुबली है, अब उनमें रुद्रपुर में कोर्ट है, तो वहां पे रुद्रपुर में कोई रहेगा तो अपना दबाव तो डालेगा ही डालेगा। अगर वो केस क्या है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल मतलब हाई कोर्ट में चला जाएगा या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पहुंच जाएगा, अब यहाँ का चाहे नेता हो अब उस पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा या गवाही बदल नहीं पाएगा। बहुत सारी चीज होता है इसमें। इसलिए क्या उत्प्रेषण का मतलब होता है कि क्या होता है, जो न्यायिक कार्य होता है उसमें क्या होता है, जो न्यायिक के क्षेत्र होता है उसमें जो लोग उसमें होते हैं वो क्या होता है, गलत काम करने से उसको रोका जाता है। ये तो इसमें इस तरह से रोकने का काम इसमें किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यायालय है, न्यायालय के अधिकारियों की तरफ, न्यायालय के अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। चाहे जो भी न्यायालय के अधिकारी हो उसके विरुद्ध जारी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे हो जाता है कि लोग हैं तो दबंगाई करते रहते हैं। जो पांचवा है वो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं अधिकार उच्चा या कोटो वारंटो कहा जाता है, कोटो वारंटो कहा जाता है। इसमें कहते हैं कि अधिकार का मतलब होता है राइट, और पूछा का मतलब पूछना। पूछ का मतलब क्या होता है, पूछना। जैसे समझ लीजिएगा, आप लोग मान लेते हैं कि किसी इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन गए, और मान लेते कोई फिजिक्स के लेक्चर बन गए, कोई अलग अलग सब्जेक्ट का लेक्चर बन गए, और वहां पे एक एलटी का लेक्चर जो टीचर है वो बहुत दबंग है। या मान लेते कल आप कोई प्रिंसिपल बन जाते किसी कॉलेज के, मान लेते प्रिंसिपल वाला उदाहरण सबसे सही है।
प्रिंसिपल बन गए और आपके टीचर ग्रुप में कोई दबंग टीचर है, और आप जब सुबह आते हैं देखते हैं कि आपके प्रिंसिपल वाले कुर्सी पे वो आदमी बैठे हुआ है और वो दबंग है, आप कुछ कहेंगे तो समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? कुर्सी छोड़ के भागेंगे या क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, क्योंकि वो टीचर ने क्या है, पूरा कॉलेज को आपके खिलाफ विरुद्ध भड़का दिया और आपके बात कोई मान ही नहीं रहा। तब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके आप ये दायर कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, मेरे जो अधिकार है, जो हमारे पोस्ट या हमने जो हमारा अधिकार दिया गया है शासन या प्रशासन द्वारा, वो अधिकार का हनन कर रहे हैं। तब जो व्यक्ति के खिलाफ आप रिट जारी करेंगे, तो उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा कि आप मतलब इनके कुर्सी पर या इनके पद पर आप कैसे अधिकार कर लिए। तब उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाएगा, या उनके साथ जो व्यक्ति था उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, या आपका जो अधिकार था वो। इसका मतलब होता है कि ये अधिकार को पूछता है कि आप जो काम करेंगे वो काम करने का अधिकार आपके पास है कि नहीं। मान लो वो व्यक्ति प्रिंसिपल बन गया और गलत गलत मतलब क्या होता है, बहुत सारे सही मतलब अनफेयर क्या है डिसीजन ले लिया। वो जो अनफेयर डिसीजन लेते हैं या इस तरह से जो काम करते हैं कि उन व्यक्ति के पास उस पद का प्राधिकार या अथॉरिटी होना चाहिए। अथॉरिटी बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोग देखेंगे जो बड़े जो जितने भी डिसीजन होता है उसमें लिखा रहता है अथॉरिटी, प्राधिकार होना बहुत चाहिए। देखिए, अधिकार राइट्स ज्यादा प्राधिकार यानी अथॉरिटी बहुत बड़ा चीज होता है। या मान के चलते हैं, एक डीएम है और एक एसडीएम है। एसडीएम बहुत दबंग है, उनके पास पीछे बहुत लोग हैं, राजनीतिक हैं। अगर डीएम की कुर्सी पर बैठ जाए और आदेश देना शुरू कर दे तो डीएम क्या कर सकता है कि कमजोर है। जब डीएम कहाँ जाएगा, तुरंत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके ये क्या है, ये रीट दायर करेगा और इस रीट के माध्यम से उनको क्या अधिकार मिलेगा। तो इसमें बोला कि आपका अधिकार क्या है इस कुर्सी पर या इस पद पर बैठने का, आपका कुछ क्या है जो प्राधिकार है, उस प्राधिकार के तहत आप उस पद को धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास उस पद को प्राधिकार नहीं है यानी अथॉरिटी आपके पास नहीं है तो आप उस पद को धारण नहीं कर सकते। तो इसमें ये हो जाता है कि न्यायालय, देखिए ये सब कौन पूछेगा, न्यायालय पूछेगा। तो न्यायालय उस व्यक्ति से पूछेगा कि आप जो पद को धारण किया है वो वैध है या अवैध है। यानी क्या होता है, सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार को रोकता है। यानी इसका मेन क्या है, जो सार्वजनिक कार्यालय होता है, सार्वजनिक कार्यालय होता है, कार्यालय में अवैध कार्यालय के लिए जगह कार्यालय के अवैध अनाधिकार को रोकता है। बहुत टाइम ऐसा हो जाता है, बहुत से लोग क्या होता है इस तरह से गलत हरकतें करने लग जाते हैं। इसलिए आप जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट पे दूसरा अधिकार ना कर ले या आपसे कोई गलत काम ना करवाया जाए, इसके लिए क्या होता है, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर ये सब नहीं होता तो काम करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो कुल मिला के जो हमारा रेमिडीज है या रीड्स है वो क्या होता है, नागरिक को क्या होता है कि जो मौलिक अधिकार के जो उल्लंघन हो रहे हैं उन उल्लंघनों से उनको बचाता है। अगर मान लीजिएगा अगर ये रेमिडीज नहीं होता तो बताइए, आपके मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करे तो आप जाते किसके पास है। तो ये सारे देखिए, इसलिए क्या है अम्बेडकर जी ने इनको क्या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी आत्मा कहा गया संविधान का। क्योंकि व्यक्ति बंदी हो सकता है लेकिन आत्मा को बंदी बनाया नहीं जा सकता है। तो उसके लिए क्या है, अधिकार मिलना चाहिए। तो ये बात ठीक है। इसके बाद देखिएगा 32 से लेकर के बाद 33, 34 और 35,
जो मौलिक अधिकार है वो क्या होता है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होता है। समझेगा, ये क्या होता है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये होता है सशस्त्र बल के लिए होता है। जो पुलिस होता है, आर्मी होता है या पैरामिलिट्री फोर्स होता है, इन लोगों के लिए होता है। आर्टिकल कौन कौन सा देखिएगा, आर्टिकल सबसे पहले समझ लेगा ये तीनों में अंतर क्या होता है, पहले समझ लेगा। एक होता है पुलिस, एक होता है अर्धसैनिक, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है, और एक होता है सेना, जिसे आर्मी कहते हैं आपको सिंपल भाषा में। देखिए जो पुलिस होता है, नॉर्मल क्या होता है, पुलिस क्या होता है, राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। राज्य सरकार, जैसे उत्तराखंड पुलिस नाम सुने होगा। लेकिन कुछ क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पुलिस होता है, जैसे दिल्ली वगैरह होता है, अपवाद है। जो यूनियन टेरिटरीज होता है वहां पे जो पुलिस होता है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, ध्यान दीजिएगा। जो राज्य में पुलिस होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पुलिस होता है। और लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, वो क्या होता है, वो आपका होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है, आप अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। चंडीगढ़ पुलिस किसके होंगे, होम मिनिस्टर। इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख होम मिनिस्टर के अंतर्गत। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट का पुलिस किसके है, उत्तराखंड गवर्नमेंट। ये अंतर आप लोग समझ। तो इसमें क्या था, इसमें दो, ये क्या होता है, राज्य जो होते हैं, राज्य के पुलिस क्या होता है, राज्य होते हैं। और जो केंद्र शासित होता है, केंद्र शासित जो प्रदेश होता है, उनका जो पुलिस होता है उसके क्या अंतर्गत होता है, गृह मंत्रालय का अंतर्गत, यानी होम मिनिस्टर के अंतर्गत उनका होता है। लेकिन जो अर्धसैनिक बल होता है ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। लेकिन पुलिस का मतलब होता है कि उस राज्य के आंतरिक शांति को बहाल करना होता है। जैसे उत्तराखंड पुलिस है तो उत्तराखंड पुलिस उत्तराखंड के अंदर कोई अशांति पैदा होता है या डिस्टरबेंस होता है तो उसको क्या होता है, सॉल्व करता है। जो अर्धसैनिक होता है उसको पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है। जो अर्धसैनिक बल होता है वो देश के आंतरिक भाग में सुरक्षा करता है। आंतरिक भाग, हर जगह। जैसे इसमें आप लोगों ने एग्जाम्पल देखेगा, बीएसएफ का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने एसएसबी का नाम सुने होंगे, सीमा सशस्त्र बल इसे कहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सीआरपीएफ का नाम सुने होंगे, पूरे जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तब आप लोगों ने देखा होगा। या आप लोगों ने आईटी, बॉर्डर पुलिस का नाम सुना होगा, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का नाम सुने होंगे। और एक सुने होंगे आप लोगों ने CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का नाम सुने होंगे। जो मेट्रो वगैरह वगैरह क्या होता है, सुरक्षा करता है, या गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह होते हैं या कार्यालय होता है उनको सुरक्षा करते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने ये सब तो बता दिया। जो इंडो चाइना होता है उसके बॉर्डर में क्या अलग सा फोर्स लगता है। देखिए ये लोग क्या होता है, ये युद्ध में लड़ते नहीं। जैसे कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे क्या बीएसएफ होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। एसएसबी होता है नेपाल और क्या है, भारत के बॉर्डर पे। एसएसबी नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश के वगैरह वगैरह में क्या होता है, एसएसबी होता है। जो आईटीबीपी क्या होता है, ये भारत और क्या तिब्बत के बीच में होता है, भारत और चाइना के बीच में होता है, भारत और तिब्बत के बीच। CISF क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल के लिए होता है। और सीआरपीएफ क्या होता है, ये क्या है, आंतरिक सुरक्षा के लिए मेन होता है। जैसे नक्सलवाद को रोकने के लिए या चुनाव वगैरह में होते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, सीआरपीएफ आते हैं चुनाव करवाने के लिए। एसएसबी क्या था, नेपाल और भारत के बॉर्डर के बीच में होता है। ये भारत के बॉर्डर को सुरक्षा प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या था, युद्ध में नहीं लड़ते,
ये बॉर्डर को सुरक्षा करते हैं और आंतरिक सुरक्षा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या होता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सेना में तीन होते हैं। एक होता है आपका जिसे थल सेना कहते हैं, या जिसे आप आर्मी कहते हैं। एक होता है जल सेना जिसको नेवी कहते हैं। और एक होता है वायुसेना जिसको आप एयरफोर्स कहते हैं। ये जो सेना होता है, ये होता है आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है। और एक तीन होता है, एयरफोर्स होता है, नेवी होता है, और आर्मी से कहते हैं, नॉर्मल भाषा में क्या होता है, आर्मी कहते हैं। तो आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स होता है, इन्हें हम सेना कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या होते हैं, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जो इस समय राजनाथ सिंह जी है, वो क्या है, रक्षा मंत्री है। और जो गृह मंत्री अमित शाह जी है। और एक बात है कि अभी देखिए, इन तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नया पोस्ट बनाया है, सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ जिसे कहते हैं। पहले बिपिन रावत जी थे, अभी अनिल चौहान है उत्तराखंड से, इनका नाम पूछे जा सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस। इन तीन सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए या समन्वय करने के लिए एक नया पोस्ट बनाया, सोचा कहते हैं सीडीएस कहते हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। पहले कौन थे, पहले देखिए बिपिन रावत जी थे, जिनका देहांत हो गया, पहले जो हमारे सेना के अध्यक्ष थे। अभी बना है अनिल चौहान, ये भी उत्तराखंड के। दूसरा है, इनको याद रखिएगा। अब बिपिन रावत के नाम पर उत्तराखंड में बहुत सारे स्मारक भी बने हैं, और उनका नाम पर योजना भी शुरू किया है गवर्नमेंट ने, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया, पुलिस किसे कहते हैं, अर्धसैनिक किसे कहते हैं, और सेना किसे कहते हैं। ये तीनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। तो इनका अलग अलग सिस्टम है, ये इसको लोग इसको थोड़ा सा समझने में गलती कर देते हैं। अब इसमें क्या बताया गया इन तीनों में, ये आर्टिकल 33, 34 और 35 में क्या बताया गया है कि जो पुलिस है या अर्धसैनिक बल है और सेना है, ये सामान्य नागरिक से इनका क्या होता है, जो देश के प्रति जो कर्तव्य होता है वो अलग होता है, या इनका फंडामेंटल राइट क्या होना, अलग होना चाहिए। कैसे अलग होना चाहिए, तो आर्टिकल 33 से बोलता है कि ये जो आर्मी है या अर्धसैनिक बल है या जो पुलिस है, इनका जो मौलिक अधिकार होगा वो क्या होगा, सामान्य लोगों से अलग होना चाहिए। ये आर्टिकल 33 कहता है। 34 ये कहता है कि कहीं पर भी अगर मार्शल लॉ लगा है, जिसे कहते हैं सैन्य कानून। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है, वहाँ पे हमेशा सैन्य कानून लगा रहता है, कि वहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप है। जैसे कि अभी मणिपुर में जो घटना घटे है, मणिपुर में भी क्या है, मार्शल कानून लगा हुआ है। फिर भी क्या घटना घट गया है, सेना या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक हुई है, जिसमें सॉल्व नहीं किया जा कर पाए। तो ये जो मार्शल एक्ट होता है या जो सैन्य कानून जिसे कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि उस क्षेत्र के जो अधिकार होता है वो सैन्य सेना को दिया जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक सामान्य प्रशासन होता है और एक सैन्य प्रशासन होता है। जो हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, ये सैन्य प्रशासन के अंतर्गत नहीं बल्कि सामान्य प्रशासन के अंतर्गत जी रहे हैं। अगर सैन्य प्रशासन हो जाएगा, जैसे कश्मीर में लगा है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में लगा है, तो उसमें क्या होता है कि हमेशा सेना का कर्फ्यू लगे रहता है, वो क्षेत्र में बैरिकेटिंग वगैरह बहुत सारी चीज होता है, लोगों के बहुत सारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी होता है वहाँ पे। जैसे क्या होता है, जो सेना के अधिकारी होते हैं वो भी कभी भी किसी भी समय किसी के घर में भी क्या होता है, छापामारी कर सकता है, किसी को क्या है डिटेंशन कर सकता है, बहुत सारे इनमें कानून होता है। तो जो आर्टिकल 34 है, आर्टिकल 33 ये कहता है कि जो हमारे यहाँ पे सेना है या पुलिस है या जो अर्धसैनिक है, इनके लिए क्या होगा, लॉ कानून कुछ अलग होगा। इनके क्या होगा, इनका कानून कुछ अलग होगा। ठीक है, ये सामान्य नागरिक के नहीं होता। देखिए अलग होने का कारण क्या है, देखिए पुलिस है तो हड़ताल नहीं कर सकते। आप लोगों ने अभी उत्तराखंड में देखे होंगे, न्यूज थोड़ा सा देखते रहते होंगे तो आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड के बहुत से जो पुलिस
के जो फैमिली है उनके लोगों ने पुराने पेंशन को लेकर आंदोलन किया था। पुलिस वाले ने आंदोलन नहीं किया था, बंद किया। पुलिस वाले आंदोलन नहीं कर सकते, उनके फैमिली वाले ने आंदोलन किया था। उस पर देखिए, जब आर्मी वाले का कोई मैटर होगा तो आर्मी वाले का भी आंदोलन करते हुए नहीं देखेंगे आप लोगों ने, या जो पूर्व सैनिक होते हैं या उनके घर वाले आंदोलन करते हैं। ये क्या है, तो आर्टिकल 33 में सेना, पुलिस और जो अर्धसैनिक बल होते हैं इनके खिलाफ या इनके जो कुछ विशेष अधिकारों का क्या होता है, इनको बताया गया है सामान्य जो कानून होता है वो नहीं होता है। और आर्टिकल 24 में ये बताया गया है, 34 में से 24 करें, इसमें क्या है, सैन्य कानून के बारे में बताया गया है, जिसे आप क्या कहते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं, सैन्य कानून। तो उसमें सेना को बहुत सारे क्या है अधिकार दिया गया है, या आर्मी फोर्स को अधिकार दिया गया है, वो नागरिक यानी जो सामान्य प्रशासन होता है उससे कुछ भिन्न होता है। तो वो क्या होता है, सैन्य कानून कहा जाता है। और आर्टिकल 35 में क्या है, क्योंकि आर्टिकल 35 में ये बात बताया गया है, जो संसद है उसको क्या है, जो हमारे जो विधानमंडल होता है उससे कुछ अलग कानून या कानूनी अधिकार दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है, पहले समझिएगा। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, धारा 144, सेक्शन 144, सेक्शन 144 नाम सुना होगा। देखिए, धारा 144 का मतलब होता है किसी भी प्रकार के सामान्य गतिविधि को रोकना। आप लोग देखा हुआ कोरोना काल में धारा 144 लगा दिया गया था, जो सेंसिटिव एरिया आया था, सब लोगों ने सुना होगा। पुलिस पकड़ पकड़ के उसको पिटाई कर रहे थे और उसको जेल में भी डाला जा रहा था। घर से निकालने के लिए पुलिस को मना कर रहे थे कि कोई व्यक्ति एकजुट ना हो। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, मान लेते हैं कोई राज्य इसके लिए कानून अगर नहीं मानेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स डाल सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल आप लोग देखिएगा, हरियाणा वाले मैटर पे। अब हरियाणा पुलिस ने क्या है, वहां पे जो दंगा हुआ है वो रोक नहीं पाया। चाहे कारण कोई भी हो, पॉलिटिकल हो और भी कोई कारण हो सकता है, वो नहीं रोक पाया, या धार्मिक कारण हो, किसी भी कारण से रोक नहीं पाया। तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, अपना जो पैरामिलिट्री फोर्स होता है वो वहां पे डाल देंगे। देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स का को कमांड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, वो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। अब जैसे पैरामिलिट्री फोर्स आ जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस के अधिकार क्या होगा, कम हो जाएगा। या आप लोग देखिए चुनाव के समय देख लीजिएगा, चुनाव के समय सीआरपीएफ लग जाते हैं। कि पहले क्या होता था कि स्टेट पुलिस रखते थे चुनाव के समय, और स्टेट पुलिस, अब देखिए जिस पार्टी का गवर्नमेंट है ऑटोमेटिकली पुलिस उसी का काम करेगा। मैक्सिमम पुलिस काम करते कि सभी का क्या होता है, जानते हैं कि हमारे दूसरी जगह पर ट्रांसफर ना कर देते, अभी बरेली के जो एसएसपी थे उनको ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे हर जगह होता रहता है, अच्छे काम करो या पॉलिटिकल क्लास को अगर अच्छा नहीं, उनको अगर फायदा नहीं हो रहा तो ट्रांसफर हो जाता है, या अगर उनको अगर अच्छा लग जाता है तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया गया है, यानी हमारे सांसद को ज्यादा शक्ति दिया गया है विधानमंडल के। कि कभी कभी क्या होता है कि जब किसी राज्य में इस तरह के एक्टिविटीज या डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, वहां पे क्या है, सेंट्रल फोर्स को लगाने का उनके पास पावर होता है। जैसे अभी हरियाणा में देख लीजिए, चुनाव के समय देखिएगा हर राज्य में क्या होता है, सीआरपीएफ के माध्यम से चुनाव करवाया जाता है, जिससे क्या स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिस का जो पावर है वो कम हो जाता है। वो स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस क्या है, चुनाव एरिया में जा ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ऐसे बहुत केसेस हुआ है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ने सत्तारूढ़ जो दल है, चाहे किसी भी दल हो, उनका सपोर्ट किया है। तो ये होता है, आप लोग देखिएगा जब ये ग्राम पंचायत वगैरह का चुनाव होता है, लेकिन उसमें स्टेट पुलिस लगता है, ये कितना ज्यादा बवाल हो जाता है। अब ये पश्चिम बंगाल में क्या स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस थी और उन्होंने पंचायत चुनाव किया, कितना बवाल हो गया, लोग हो गए। ये केवल एक राज्य नहीं, हर राज्य में, किसी राज्य में कम होता, किसी में ज्यादा होता, ये होते रहते हैं। तो आर्टिकल 35 ये बोलता है कि जो हमारा संसद के पास जो पावर होता है वो विधानमंडल से ज्यादा होना चाहिए।
कुल मिला के संसद क्या होगा? संसद विधानमंडल से ज्यादा शक्ति होना चाहिए। होना चाहिए, ये आर्टिकल 35 का था। ठीक है, तो ये हो गया आपके आर्टिकल जो मौलिक अधिकार था उनसे संबंधित 35 पक्के आर्टिकल। जो मौलिक अधिकार अब आप लोगों के जो है वो खत्म हो गया। देखिए आप लोगों को मैं इतना नहीं बताएगा, फिर भी आपको क्या मौलिक अधिकार सबको जानना चाहिए, इसलिए मैंने तो इसको डिटेल से बताया हूँ। मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हर नागरिक को जानना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल से बता, इतना सिलेबस आपके इसमें है नहीं, फिर भी आपको मैं उतना बता दिया हूँ। ठीक है, फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो मौलिक अधिकार से संबंधित। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? आप लोग का आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप लोग अगर बोल दीजिए आवाज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। चलिए आज यहाँ तक खत्म करते हैं, आगे